इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र का शायद सबसे चर्चित और सच कहूं तो सबसे विवादित हिस्सा है। ओके, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं हम सभी की नजरें टीवी स्क्रीन्स पर बिल्कुल चिपक सी जाती हैं, है ना? ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, नंबरों का एक सैलाब आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भविष्य बताने के बारे में कम और एक खास तरह का नैरेटिव या माहौल बनाने के बारे में ज्यादा है। जो डेटा हमें दिखाया जाता है क्या वो सच में जनता की असली आवाज है या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? आइए डिकोड करते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए। बिल्कुल, आपने एकदम सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम नुकसान है जो हाल ही में 2024 के चुनावों के दौरान शेयर बाजार में आम निवेशकों ने उठाया था। और पता है इस नुकसान की जड़ क्या थी? एग्जिट पोल्स। जी हां, एग्जिट पोल से पैदा हुई वो भारी उम्मीदें और फिर नतीजों के दिन सामने आई असली हकीकत। ये चौंकाने वाला आंकड़ा बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि जब हम ऐसे मैनिपुलेटेड या गलत पोल डेटा पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं तो असल जिंदगी में इसके कितने भयंकर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भाग 1, वोटर की पसंद का भ्रम। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि जब वोटिंग मशीन का बटन दबाया जाता है तो वो चॉइस पूरी तरह से हमारी अपनी, एकदम स्वतंत्र होती है। लेकिन आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये स्वतंत्र चुनाव अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है। असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी लगातार काम कर रही होती है। दावों की माने तो कई बार राजनीतिक दल बाकायदा पोलिंग एजेंसियों को खरीदकर अपने पक्ष में माहौल बनवाते हैं। और नेता हवा में तीर नहीं चलाते, वो एक्सिस माई इंडिया या सी वोटर जैसी एजेंसियों से बारीक डेटा लेते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में उज्ज्वला योजना हिट है तो बस भाषणों को बिल्कुल उसी हिसाब से कस्टमाइज कर दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मीडिया हाउस तो ऐसे भी हैं जो बिना ग्राउंड पर गए सीधे अपने एसी न्यूज़रूम में बैठकर ही नतीजे गढ़ देते हैं। और आज के इस डिजिटल जमाने में बिना किसी क्रेडिबिलिटी वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फर्जी व्हाट्सएप सर्वे फैलाकर सीधे वोटर्स के दिमाग से खेलते हैं। भाग 2, पोलिंग का संक्षिप्त इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से। वोटर के मन को पढ़ने का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये अचानक से आसमान से नहीं टपका। इसकी कहानी शुरू होती है 1920 में जॉर्ज गैलप के साथ। उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में एक तरीका निकाला कि कैसे एक छोटे से सैंपल साइज से बहुत बड़ी आबादी की राय जानी जा सकती हैं। फिर 1936 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब गैलप ने अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जीत की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी। इसके बाद तो ये तकनीक जैसे पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। भारत में इसकी एंट्री 1979 में हुई जब एनडीटीवी के प्रणय रॉय ने कुछ मार्केट रिसर्चर्स के साथ मिलकर इंडिया टुडे के लिए ओपिनियन पोल्स शुरू किए। और इसके ठीक एक साल बाद 1980 में भारत में पहली बार एग्जिट पोल का कॉन्सेप्ट लाया गया। भाग 3, प्रक्रिया बनाम गणित। आइए समझते हैं कि सिद्धांत में ये कैसे काम करता है और हकीकत में इसका गणित क्या है। अब ये पोल्स काम कैसे करते हैं? चलिए पहले बेसिक फंडे क्लियर कर लेते हैं। ओपिनियन पोल्स हमेशा मतदान शुरू होने से पहले किए जाते हैं। इनका सीधा सा मकसद होता है हवा का रुख भांपना कि लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। इसके ठीक उलट एग्जिट पोल्स मतदान के एकदम बाद किए जाते हैं, जैसे ही वोटर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है। इसमें सीधा सवाल होता है, भैया आपने असल में वोट दिया किसे? इसीलिए एग्जिट पोल्स को ओपिनियन पोल से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि यहां लोग अपना इरादा नहीं बता रहे होते बल्कि जो वो असल में कर चुके हैं वो बता रहे होते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सारा डेटा इकट्ठा कैसे होता है? देखिए, जो एजेंसियां ईमानदारी से काम करती हैं उनका प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। हमारे देश में 543 लोकसभा और करीब 4000 विधानसभा सीटें हैं। एजेंसियां इनमें से रैंडमली 800 से 1200 सीटें चुनती हैं। फिर उन सीटों के अंदर 5 से 10,000 बूथ सिलेक्ट किए जाते हैं और फाइनल स्टेप में हर बूथ पर जाकर 50 से 100 लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं। सोचिए, इस पूरे काम के लिए हजारों स्टाफ की जरूरत पड़ती है जो दिन रात टैबलेट्स में डेटा फीड करते रहते हैं। और यहीं आकर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। इन सारे मुश्किल चरणों को पार करने के बाद भी एक पोलिंग एजेंसी ऑन एवरेज सिर्फ 2 लाख से 8 लाख लोगों तक ही पहुंच पाती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हमारे भारत जैसे 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले विशाल लोकतंत्र में जहां करोड़ों वोटर्स हैं, वहां पूरे देश के मूड का फैसला सिर्फ 2 से 8 लाख लोगों के जवाबों पर किया जा रहा है।
तो सवाल ये है कि पश्चिमी देशों का ये सेट फॉर्मूला भारत में आकर अक्सर औंधे मुंह क्यों गिर जाता है। इसके कई दिलचस्प कारण हैं। पहला, अमेरिका की तरह यहां सिर्फ दो पार्टियां नहीं हैं। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं, ढेरों जातियां और एक मल्टी पार्टी सिस्टम। दूसरा बड़ा कारण, ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अक्सर सर्वे में खुलकर बात नहीं करती। उनका सैंपल साइज 20-25% पर ही अटक जाता है, जबकि चुनाव में वही असली किंगमेकर होती हैं। इसके अलावा कई बार लोग सत्ता में बैठी पार्टी के डर से सच बोलने से कतराते हैं। और इन सबसे ऊपर है खर्च। असली सर्वे करना बहुत बहुत महंगा है। उदाहरण के लिए CSDS के सिर्फ 3 लाख लोगों के सर्वे में ही करीब 1 करोड़ रुपए लग गए थे। हर एजेंसी के बस की ये बात नहीं है। इस हकीकत पर मुहर लगाती है द हिंदू की एक बड़ी ही रोचक एनालिसिस। इस रिपोर्ट में 1996 के बाद के 82 सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर के साथ गहराई से अध्ययन किया गया और नतीजा, कोई भी, जी हां, कोई भी कंपनी लगातार सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाई। जो 15 सर्वे असल नतीजों के थोड़े करीब भी थे ना, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो किसी बेहतरीन साइंटिफिक तकनीक का कमाल नहीं थे, बल्कि बस एक लकी तुक्का थे। भाग 4, नियम, खामियां और हेरफेर। क्या सिस्टम के बनाए नियम वाकई काम करते हैं? जब ये पोलिंग इंडस्ट्री हद से ज्यादा पावरफुल हो गई तो फाइनली चुनाव आयोग को अपनी रूल बुक निकालनी पड़ी। 1996 के बाद अनुच्छेद 324 के तहत कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। 2004 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126A में भी संशोधन किया गया। नियम काफी सख्त थे, जैसे ओपिनियन पोल्स के लिए 48 घंटे का साइलेंस पीरियड लगा दिया गया। मतलब वोटिंग से 48 घंटे पहले आप इन्हें टीवी पर नहीं दिखा सकते। और एग्जिट पोल्स का क्या? जब तक पूरे देश में सभी चरणों का आखिरी वोट न पड़ जाए, उसके 30 मिनट बाद तक किसी भी एग्जिट पोल के प्रसारण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ नियम बना देने से खेल रुक गया? हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब का एक बयान है जो इस पूरी व्यवस्था की पोल खोल देता है। उन्होंने साफ शब्दों में ऑन रिकॉर्ड कहा था, पोलिंग एजेंसियां आसानी से 2 रिपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक वास्तविक डेटा के साथ मूल रिपोर्ट और दूसरी पैसे के बदले हेरफेर की गई रिपोर्ट। अब आप ही सोचिए, जब देश का पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ये बात कह रहा हो तो इस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर कितना बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। कागजों पर जो कड़े नियम लिखे हैं और ग्राउंड पर जो हकीकत चल रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नियम कहते हैं कि आपको अपना रॉ डेटा और सर्वे का तरीका पब्लिक करना होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा करता है? बहुत कम। आपको याद होगा 2014 में न्यूज़ एक्सप्रेस के एक स्टिंग ऑपरेशन ने तहलका मचा दिया था। सी वोटर सहित 11 एजेंसियों पर डेटा मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि एजेंसियों ने बाद में उस वीडियो को एडिटेड बता दिया था। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि राजनीतिक दल कानूनी लूप होल्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं। व्हाट्सएप पर फर्जी सर्वे चलाए जा रहे हैं और छिपे हुए स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के जरिए सोशल मीडिया के पूरे विमर्श को ही हाईजैक किया जा रहा है। भाग 5, शेयर बाजार का जाल। अब इस हिस्से के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इसका सीधा असर हमारे पैसों पर कैसे पड़ता है। देखिए, ये जो पूरा राजनीतिक मैनिपुलेशन है ना, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने तक सीमित नहीं रह गया है। ये शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा ट्रैप बन चुका है। 2024 के चुनावों के दौरान हमने जो अस्थिरता देखी वो इसका जीता जागता सबूत है। एग्जिट पोल वाले दिन क्या हुआ? ये हवा बनी कि मौजूदा सरकार वापस आ रही है और बस कुछ खास कंपनियों के शेयरों में 60% तक का जबरदस्त उछाल आ गया। रिटेल निवेशकों ने, आम लोगों ने बहकावे में आकर भारी पैसा लगा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अगले ही दिन आया। जब असली नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग निकले तो बाजार में ऐसा पैनिक फैला कि शेयरों में सीधा 20% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। तो ये बाजार का ट्रैप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। निवेशकों को लगता है कि अगर वही सरकार सत्ता में लौट रही है तो उसकी नीतियां भी जारी रहेंगी। मतलब कुछ खास सेक्टर्स और कंपनियों को सीधा फायदा होगा। एग्जिट पोल्स इसी उम्मीद को हवा देते हैं और फिर शुरू होती है शेयर खरीदने की एक अंधी दौड़। लेकिन जब हकीकत अलग होती है तो लोगों में घबराहट फैलती है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। बात इतनी बिगड़ गई कि इस बार तो राजनेताओं ने खुद सेबी से जांच की मांग कर डाली, क्योंकि बहुत मजबूत शक है कि कुछ एजेंसियां या ऑपरेटर एग्जिट पोल आने से ठीक पहले सस्ते में ढेर सारे शेयर खरीदते हैं। पोल की हाइप से बाजार ऊपर जाता है और वो मोटा मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं और आम निवेशक फंस जाता है। भाग 6, अंतिम निष्कर्ष। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? खुद को कैसे बचाएं? इस पूरे चक्रव्यूह को समझने के बाद कुछ बहुत ही जरूरी टेकअवेज सामने आते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। आगे से जब भी टीवी या मोबाइल पर कोई पोल देखें तो सबसे पहले ये पूछें,
भाई ये सर्वे किया कैसे गया, सवाल क्या पूछे गए थे, सैंपल साइज कितना था, और सबसे अहम बात, क्या इनका रॉ डेटा पब्लिक के लिए मौजूद है। अगर ये सब जानकारी छिपाई जा रही है तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। और एक गोल्डन रूल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी अनजान और फॉरवर्डेड सर्वे के आधार पर ना तो कभी अपना कीमती वोट तय करें और ना ही अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई शेयर बाजार में लगाएं। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे खेल, डेटा, पैसे और मीडिया की इस ताकत को देखने के बाद क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि देश का हर वोटर बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपना वोट दे रहा है, या फिर जो चुनावी नतीजे हम देखते हैं वो महज एक बहुत ही सावधानी से महीनों पहले गढ़े गए नैरेटिव का आखिरी परिणाम भर हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।